हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर अभी चल रहा है और 30-31 को भी पेपर होने वाला है। उससे पहले हम मैथ के सवाल आपके सामने फिर से कंपाइल करके ले आया हूँ। मैं आंसर की में तो डिस्कस किया ही था मैंने, बट ऐसे सवालों को लाया हूँ जो आपके लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहे थे और लगभग हर शिफ्ट में देखा जाए तो एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन बच्चों का पेपर 30 और 31 को है वो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है ही। वैसे भी बच्चे जो अब दोबारा पेपर दे जो पेपर दोबारा एग्जाम हुआ है उन दे चुके हैं उनके लिए भी कि आंसर की वो अपना दोबारा से मैच कर सकते हैं अगर जल्दी जल्दी में उन्होंने ऐसा कुछ हो गया था। तो आज 2025 में जो पेपर 25 अगस्त को जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी का सोल्यूशन देखेंगे। सवाल काफी अच्छे अच्छे आए थे, यहां तक कि सी सेट का सवाल आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, मतलब प्रीवियस इधर उधर से सवाल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा है और इनको करने में बच्चों को काफी टाइम लगेगा, पहले बच्चा समझेगा फिर उसके बाद करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी ऐसे कैलकुलेटिव सवाल मिले एग्जाम में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना होता है, इनको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वहां आपसे पेपर ये छोड़ने वाला होता है। ये सवाल वहां अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करना अगर एक बार में समझना है। बट क्या है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना दायरा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। दायरा का मतलब ऐसे सवालों से भी आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य X% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि अब एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है तो X% लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब अगर X% ऑफ प्रॉफिट अगर वो कमाना चाह रहा है, डिजायर टू ही शुड सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू, अगर X% प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होगा। मतलब जो छूट दी गई है जितना प्रतिशत की, उतने ही प्रतिशत अगर वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा तो अब वो वस्तु को कितने में बेचेगा। तो अगर मैं मान लूं कि CP 100 रहा होगा तो मार्क प्राइस 30% बढ़ गया कॉस्ट प्राइस से, कितना हो जाएगा 140। अब क्या कहा जा रहा है आगे आपसे कहा जा रहा है कि 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 12 और कुछ छूट दी जाती है, तो 100 रुपए की चीज पे अगर 12% लाभ हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा आपका 112। अब मार्क प्राइस 140 था और सेलिंग प्राइस 112 रुपए है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है यहां से अगर देखा जाए तो लगभग 28%, 28 यूनिट का, सॉरी 28% का नहीं, 28 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। परसेंटेज में यही x के बराबर है, मतलब यही x तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 28 परसेंटेज में कितने का डिस्काउंट है तो 140 इंटू 100 कर देंगे यहां से, तो 28 25 40 20 25 100, मतलब जो ये x की वैल्यू है वो 20% आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि अगर उसका CP 2400 रुपए है तो उसका नया SP क्या होगा अगर 20% प्रॉफिट कमाए। तो 2400 रुपए पे अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 6/5 में बेचना चाह रहा। 5 से काटेंगे इसे तो लगभग 480 बार में कटेगा और ये 0 8 8 छक 48 कैरी 4 6 चौको 24 4 28, 2880 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो गया। सवाल बहुत अच्छा था, पहले बोला गया CP 140 किया गया, फिर जो डिस्काउंट X% का दिया गया है वो क्या है, उसे 112 रुपए में बेचता है, मतलब फिर 12% का प्रॉफिट हो जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ 1280 इंडिविजुअल, एक शिक्षकों और छात्रों का एक ग्रुप समूह है जिसमें 1280 व्यक्ति हैं। ठीक है, समूह सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक आपको दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि समूह में कितने शिक्षक हैं। तो अगर 15 मतलब कुछ स्टूडेंट है और कुछ टीचर है, उनकी संख्या कितनी है 1280। कह रहा है कि एवरी 15 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ठीक है, मतलब ये कुछ पेयर है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन से पिक करना चाहूं कि अगर मान लेता हूं मैं कि पूछ रहा है कि टीचर की संख्या कितनी है, तो अगर मैं ऑप्शन से कोई पिक करना चाहूं कि अगर टीचर की संख्या 80 होती, कितनी होती 80 होती, तो 80 टीचर होते तो स्टूडेंट कितने होते 80 इंटू 15, 80 इंटू 15, तो ये इनकी संख्या हो गई 15 8 1200 और प्लस ये 80, टोटल 1280 हो जाते लोग। और यही कंडीशन फुलफिल कर रहा, अगर यही
कंडीशन कर फुलफिल कर रहा, तो इससे हमारा पता चल गया कि आंसर हमारा बस 80 है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? अगर स्टूडेंट 15 है तो टीचर 1 है, बट उनकी संख्या कितनी है? 1280। तो 16 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1280। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो एक यहाँ कौन है? टीचर है, जो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब भी आपका आंसर 80 आ जाएगा। दोनों तरीके से इस सवाल को लगा सकते थे आप। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आपको पता है कि अगर रेट ऑफ, या फिर आप फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20। अगर 20 रुपए लगाता है तो अगले साल उसे कितना मिलेगा? 21। 20 से फिर 21, मतलब 400 रुपए अगर उसने इन्वेस्ट किए हैं तो उसे प्रिंसिपल टोटल अमाउंट जो मिलेगा 441 रुपए मिलेगा। तो ब्याज कितने का मिल रहा है? 41 रुपए का। आपसे पूछा क्या? व्हाट इज द सम। ठीक है, अच्छा ब्याज आपके पास है कितना? टोटल 4280 रुपए मिला है। ठीक है, तो 41 की वैल्यू कितनी है? 3280 रुपए। ठीक है, अब हमसे आप पूछ रहा सम, मतलब 400 की वैल्यू पूछ रहा। तो अगर 4 से देखना चाहे 41 की वैल्यू, तो यहां से ऐसे, सॉरी क्या पूछ रहा? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मनी फॉर 5%। ठीक है, हाँ 41 की वैल्यू है। अब 41 को अगर 4 बार मैं करूंगा, कितनी बार? 8 बार करूंगा, तो 8 से पूरा कट जाएगा 328। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया? 80। अब पूछ किस रहा? 400 की। तो 400 से करेंगे कितना आएगा? 32,000। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी आसान सवाल था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg and that of the 2 student is 53 kg and that of the 2 student 55 kg, then the average weight of all student का 6 छात्रों का औसत वजन 60 kg है। तो उनका सम कितना होगा? 300। 60 + 300 हो गया। अब उसमें से 2 छात्रों का कितना है? 53। तो 53 है तो 53 × 2 हो जाएगा, उनका सम कितना हो जाएगा? 106। अब फिर कह रहा और 2 छात्रों का 55 है, तो ये कितना हो जाएगा? 110। टोटल ये कितना होगा? 216। पूछ रहा है कि सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो 216 इसमें ऐड कर दें। 615 और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 6 4 10, 51.6 kg। अगर 10 से भाग दे दूंगा मैं तो 51.6 kg आ जाएगा आपका आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा 39% 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सुरंग बना देते हैं, तो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर 6 घंटे वो काम कर रहे हैं तो कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति है। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको ही पता है एमडीएच वाला। 39 × 10 × 12 इक्वल्स टू 30 × 6 × डे आपको निकालना है। इससे कट गया ये 6 से 2 बार में, 3 से 13 बार में, 13 दूनी 26। कौन सा? 26 दिन लगेगा आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 990 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त करें। तो अगर 990 - 10 कर देंगे 980 और 1330 माइनस 6 घटाने पर, सॉरी 6 इस पे तो 6 घटाना है, यहाँ 6 घटाना है तो 984 हो जाएगा ये, और यहाँ 10 घटाना है तो 1320 हो जाएगा। सॉरी उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है, अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकता हूँ और किस मेथड से निकाल सकता हूँ? मैं डिफरेंस वाले मेथड से भी निकाल सकता हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 10 में से 4 गया 6, 12 में से 11 बचा, 11 में से 8 गया 3, और ये बचा 11, 11 में से ये 12, 12 में से 9 गया 3, 336 आ रहा। किस नंबर से कट रहा है? इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं देखना चाहूं तो ये 3 से करूंगा 3 × 112, फिर 3 × 16 × 7। ठीक है, अब 7 का मल्टीपल सवाल में कौन सा है? 1 है। 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, 21 का मल्टीपल है, तो
तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे लग रहा है करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर मुझे फिर इन नंबरों से डिवाइड देना है, क्या ये 5 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 24 से कटेगा? ये 24 से कटने के लिए किससे कटना चाहिए? ये 24 से अगर ये डिविजिबल है तो समझो कि वही उसका आंसर है। 24 से एक बार में जाएगा 24 और फिर आपका आ जाएगा 9, 24 96। 35 से कटेगा ही नहीं, 20 से भी नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। जिस ऑप्शन से ये कट रहा वही आपका आंसर हो गया। तो डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? 984 इंटू 1320। आप इसको डिवाइड देते रहना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 300 आर्टिकल SP of 300 selling price of 300 article is equal to the CP of 500। मतलब SP of 300 is equal to CP of 500। तो मुझे पता है कि ये CP है और ये SP है। मतलब 300 रुपए की चीज को 500 में बेचा गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। कितने पे? 300 को। 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 66/2/3 इसी की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The average of 13 number is 1.2. The average of first 20 of them is 1.1. What is the next? What and that of the next 9 is 1. What is the last number? 30 संख्याओं का औसत 1.2 है और उसमें से पहले 20 का औसत 1.1 है। पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। 30 संख्याओं का सम क्या होगा? 30 इंटू 1.2 कितना होगा? 36। अब कह रहा है कि उनमें से पहली 20 संख्या, इसमें से जो पहली 20 संख्या है उसका एवरेज है 1.1, तो इसका सम क्या होगा? 22। फिर कह रहा है इसमें से 9 संख्याएं जो और है उनका एवरेज 1 है, तो ये हो गया 9। तो टोटल इनका सम कितना हुआ? 31। और ये 36 में से 31 अगर माइनस करेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? ये 29। एक संख्या और बच रही है, उस संख्या का एवरेज क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा कितना? 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया आपका। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पे बेच दिया। यदि उसने अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है तो घोड़े का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये एलिगेशन का सवाल है, मिक्सर एंड एलिगेशन से ही सॉल्व होगा। उसने क्या क्या खरीदा है? एक घोड़ा खरीदा है, हॉर्स, और एक खरीदा उसने कार, ठीक है। कह रहा है क्या खरीदो? घोड़े को उसने 10% लाभ पे और गाड़ी को -5% पे बेचा है, ठीक है, और पूरे लेन देन में 1% का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 9। इनका डिफरेंस कितना होगा? 6। 3 से काटेंगे 2 बार में, 2:3। अब 5 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 80,000। कितनी है? 80,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16×5 = 80, 16,000 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा? घोड़े की लागत मूल। घोड़े की लागत मूल कितनी है? 2। 16 दूनी 32,000। कौन सा ऑप्शन आपका हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और 30 रुपए प्रति ग्राम है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों चीनी के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ताकि मिश्रण 32 रुपए? फिर से मिक्सर एंड एलिगेशन, मैं बार बार कर रहा हूं कि हर शिफ्ट में लगता है लगभग आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल आ ही रहा। इस वीडियो में मिक्सर एंड एलिगेशन के कई सवाल मिल रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के सवाल आए तो पढ़ के जाना आप, क्योंकि आपको अगले जो 30-31 को पेपर होने वाला है उसमें भी ऐसे सवाल आपको देखने के मिल जाते हैं। 40 और क्या है? 30 और कहां 32 में बेचना है। रेशियो क्या होगा? 8 रेशियो, और ये कितना होगा? 2। अगर इनको आपस में कैंसिल कर देंगे तो 1:4। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? ठीक है, सवालों को करते हैं, ठीक है। एक परीक्षा हुआ है जिसमें समान अंक है। कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। अगर सब किसी का 100 मार्क्स का पेपर है तो टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा।
होगा कि नहीं होगा 600 मार्क्स का। अगर सभी को 5x प्लस 6x प्लस 7x10x मिले हैं तो टोटल मार्क्स कितना मिला 45x। अगर 45x मिला है तो परसेंटेज मार्क्स मुझे निकालना है, तो टोटल मार्क्स जो प्राप्त किया उसमें अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100 जो कि कह रहा है कि 60% के बराबर है। ये 2 0 से 2 0, 15 3 45, 15 चौको 60, 3 दूना 6, x की वैल्यू आ गई 8। अब मैं x की वैल्यू यहां रखूंगा तो 5 कितना बन जाएगा आपका 40, 6 कितना बन जाएगा 48, 7 कितना बन जाएगा 56, 8 कितना बन जाएगा 64 और बाकी तो उससे ज्यादा ही बनेंगे। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें उसको 60% से कम आए। कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट आपका सही हो गया। ठीक है, ये जो सवाल है यूपीएससी सीसैट 2021 में पूछा गया था, 10 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वहां से सवाल उठाकर आपको देख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेपर को बनाया जा रहा है और कितना किस लेवल तक ले जाया जा रहा है। तो आपको हर एक चीज को, आजकल नौकरी लेना सरकारी अगर है तो बहुत ही मेहनत की जरूरत है, जिसमें बेसिक्स, देखो ये बिल्कुल बेसिक से ही लगा है सवाल, तो बेसिक का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले की तरफ। कह रहा है क्या, एक साझेदार एक व्यवसाय में ए ने कुल समय का 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया। ठीक है, बी ने कुल समय का 1/4 के लिए 1/4 पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया। सी ने शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि 1940 रुपए कुल के लाभ के लिए बी का हिस्सा कितना रहा और कुल लाभ 1940 रुपए है, तो अगर मैं टोटल 1/6 अमाउंट यहाँ है, 1/4 अमाउंट यहाँ है, अगर इनका एक नंबर मान लो जो इन दोनों से कट रहा हो तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल 24 रुपए रहे होंगे या 24 यूनिट। अगर ए ने 1/6 लिया है तो 24 का 1/6 कितना होगा 4। कितने टाइम के लिए लिया है उसने 1/6 भाग। अगर 12 महीने की बात कर रहा है तो उसमें से कितने महीने के लिए लिया उसने 12 का 1/6 कितना होगा आपका 2 होगा, 2 टाइम के लिए लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहा जा रहा बी ने कुल समय के 1/4 भाग के लिए पूंजी लिया है। बी ने कितना 1/4 भाग, तो 24 का 1/4 कितना होगा 24 का आपका 1/4 कितना होगा 6। बी ने 6 लिया है यूनिट और कितने टाइम के लिए टोटल समय का 1/4, तो टोटल समय अगर 12 है तो उसका 1/4 कितना होगा 3 महीने के लिए। और सी का रहा शेष पूंजी, तो 6 और 4 10, तो कौन ले लिया ए और बी, बचा कितना 14। और कितने दिन के लिए सी का रहा पूरे समय के लिए, मतलब पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल की ही बात कर रहा है इसमें, आप इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी ऐसी बात कर रहा है तो वो पूरे टाइम का बात, मतलब कोई एक यूनिट आपको या तो 24 महीना, लेकिन जनरली 1 साल मानते हैं अगर टाइम ऐसा वो मान रहे कि 1/6 1/4 है तो। ठीक है, अब देखते हैं कटने वाला नंबर काट लें 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, तो यहां आ गया 4:9:84। अगर सबको जोड़ेंगे तो ये आ रहा 97, लेकिन सवाल में कितना है ये 940, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। पूछा किसकी है बी की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 20 कितना देगा 9 से 180। तो देख रहे इस सवाल में भी ऐसा कुछ था नहीं, बट क्या है आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा 50% और 40% का, तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है मेरे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 2 लगातार डिस्काउंटों को हम लोग बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी है 2 डिस्काउंट का, 50 + 40 के सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन 100। तो अगर 50 + 40 को ऐड करेंगे कितना आएगा 90 माइनस 50 × 40 डिवाइडेड बाई 00, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20। कितना हो गया ओवरऑल परसेंट 70%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, जिनको पता है कि इनका सम ही अगर 90 आ रहा है तो घट के 20 तो आ नहीं सकता, वो 60 भी नहीं आएगा और 48 तो हो ही नहीं सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपए पे 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अगर चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, ठीक है,
यूपी पुलिस का ही है। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, मतलब सम दे रखा है आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। करा तिमाही क्वार्टरली है, मतलब अगर क्वार्टरली है तो 20% को अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो हर क्वार्टर में कितना लग रहा, 5%। तिमाही मतलब त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने पे, तो एक साल में कितनी बार होगा, 4 क्वार्टर आएंगे, तो 4 से भाग दे दिया तो एक तिमाही का ब्याज कितना हो गया, 5%। कह रहा है क्या, 9 महीने के लिए, मतलब 3 साइकिल चलेगी 5% की, 1 2 3 5% की। तो आप टोटल वैसे भी निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी, और नए तरीके से भी। अगर 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो आपको कि 3 साल बाद टोटल इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिलेगा, तो 5 का होता है 15.76%। तो 12,000 का अगर मैं 1576 इंटू 10,000 करूं, 2 जीरो तो इस डेसिमल के लिए और परसेंटेज के लिए भी 2 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। 1576 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1576 को, तो 6 दूनी 12 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31 6 और 7 5 1 2 7 6 5 11 कैरी 1, 7 1 8 और 5 3 8 1 9 और 1 198 आपका आ रहा, 198 नहीं 18 1576 को अगर मैं 12 से करूं, 6 दूनी 12 कैरी 1, 7 दूनी 14 15 कैरी 1, 30 31 6 7 5 1 2 7 6 13 हाथ में रहे, 7 1 8 1 9 5 3 8 189। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप तो देख रहे सिर्फ मल्टीप्लाई ही था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे। फिर अगला सवाल है, ए कैन डू ए पीस वर्क 63 days एंड बी इन 40 days एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उस कार्य को करने में बी द्वारा लिया गया दिनों की संख्या ज्ञात करें। कौन कुशल है इसमें, ए की तुलना में बी 40% ज्यादा कुशल है। मतलब अगर ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी की बात करें तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कह रहा है बी ए की तुलना में, तो अगर ए 5 यूनिट एक दिन में काम करता है तो बी कितना करता है, 7 यूनिट। अब क्या कर रहा है, ए ने 63 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना किया होगा, टोटल वर्क 63 इंटू 5। अब कहा जा रहा है बी उस काम को कितने दिनों में, बी की इफिशियंसी कितनी है, 7, डिवाइड दे देंगे कितनी बार में, 9 बार में, 9 5 45। ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला देखते हैं, ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ इतना क्रॉस ए पोल इन लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 79.2। अगर इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। अगर डेसिमल हटेगा तो 0 आ जाएगा। अब मुझे देखता है क्या ये 5 से 2 बार में, 9 दूनी 18, 9 8 72, 88, 4 से 22 बार में, 22 सते 154। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी आपका सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7% ऑफ एसपी इज इक्वल टू द 8% ऑफ सीपी। 7% एसपी ऑफ 8% ऑफ सीपी। इफ 9% ऑफ एसपी इज 2 रुपीज मोर देन द 10% ऑफ सीपी, फाइंड द सीपी एंड एसपी। ये जो अंतिम लाइन जो लिखा हुआ है इसका कोई लेना देना सवाल में नहीं है। कह रहा यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए के 10% से अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इनका कोई लेना देना नहीं है सवाल में। आप एसपी का 7% और सीपी का 8%, ठीक है, पूछ रहा है क्या आपसे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो 7% जो होगा एसपी का 7%, सीपी के 8% के बराबर।
मतलब एसपी की 8% और सीपी का 7%। अब आते हैं सवाल में, कौन सा किसका 8% और 7% बराबर है? अगर ये क्रैमुल है, ठीक है, और ये क्या है, विक्रैमुल है, तो अगर मैं क्रैमुल का 8% निकालूं तो कितना आएगा? 56। और इसका अगर 7% निकालूं तो 56। तो एसपी और सीपी कौन हो गया हमारा? बी हो गया ऑप्शन। तो ये सवाल का अगला से कोई मतलब नहीं, तो ऊपर वाला अगर आपको रिलेशन पता है तो यहां से उनका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल, उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के इक्वल कर सकते हैं आप, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीन कारों का गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, कितने? 3 कार आपको दिए गए हैं, उनकी गति का अनुपात कितना है? 3:4:6 है। तो इन कारों द्वारा तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो पता है कि अगर स्पीड डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। अगर 3 है तो ये 1/3, ये 1/4। टाइम का रेशियो ये हो जाएगा। टाइम का रेशियो आपका क्या आ गया? 1/3। अगर मुझे फ्रैक्शन नीचे से हटाना है तो इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इनका एलसीएम 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। 4 3 2। कौन सा ऑप्शन? बी हो गया आपका सही। आते अगले सवाल की तरफ। करा एचसीएफ निकालना है और कुछ नंबर आपको दिए गए, क्या क्या है? डेसिमल में है नंबर, बट उनको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और एचसीएफ जब निकालना होता है तो ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ होता है, नीचे वाले का एलसीएम। जैसे ये 7/10 है पहला वाला, दूसरा 35/100 है, तीसरा आपका 105/100 है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 25, 20 25 100, 15 7 5 से करेंगे तो 21 बार में, 5 से 20 बार में। तो ये आपका हो गया 7/10, 7/20 एंड 21/20। अगर मुझे ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना आएगा? 7। ठीक है, 7 आ गया। नीचे वाले का एलसीएम निकालना है तो 10 20 का एलसीएम कितना होगा? 20। अगर मुझे और उसे सॉल्व करना चाहूं तो ऊपर भी 5 से कर दूंगा और नीचे भी 5 से कर दूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 100। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। आप कह रहे हो ये 5 क्यों किया? मुझे अगर ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों कट जाएगा, बट मुझे फायदा ये हो रहा है ये 100 बन रहा है, तो 100 लिख दिया। ऊपर कितना आ गया? 35, तो उसको मैंने 0.5 लिख दिया। कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ ठीक है, अगला चलते हैं। कह रहा है कि एक ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर, तो ठहराव पर बस की कितने मिनट के लिए रुकती है? तो क्या होता है आपका फॉर्मूला जो होता है, विदाउट माइनस विथ अपॉन विदाउट इंटू 60। विदाउट, बिना रुके कितनी स्पीड है? 66 माइनस 55 अपॉन 66 इंटू 60। हर घंटे की बात कर रहा हूं तो मिनट में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो 11/66 इंटू 60, 11 छक 66, 10 छक, कितने मिनट के लिए? हर 10 मिनट के लिए वो रुकती है। अब आपको कुछ डाटा दिया गया है कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। तो कितने छात्र कम से कम ऐसे हैं जो एक पे पसंद करते हैं? ठीक है, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले हैं और ये मिल्क शेक। कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले 140 स्टूडेंट है और कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितना? 140, जिसमें से 80 जो है वो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, और मिल्क शेक पसंद करने वाले कितने हैं? 120। तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वालों की संख्या अगर मैं निकालूं तो 140 में से 80 माइनस करूंगा तो कितना मेरे पास आएगा? 60। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क शेक पीने वालों की संख्या निकालूं तो 80 में से अगर 20 माइनस करूंगा कितना आएगा? 40। वो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड अ स्टूडेंट एट लीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, कम से कम एक पेय पसंद करते हो, इतने स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करें। तो ये वो स्टूडेंट है जो कोई ना कोई कम से कम एक और अधिक से अधिक 2, तो इन सबको जोड़ देंगे। अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 40 100 180। कह रहा कम से कम एक और अधिक से अधिक तो 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो कम से कम तो
कोल्ड ड्रिंक पीने वाले की संख्या कितनी है? 60, 40 सिंगल सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सिर्फ मिल्क शेक पीते हैं, और दोनों पीने वालों की 80। तो वो कम से कम तो एक भी चलेगा, और ज्यादा में 2, 3 जितने भी पीते रहे उनसे क्या मतलब हमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये डीआई का सवाल है आपके पास, ठीक है। उस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में शाखा A2 की बिक्री और दोनों वर्षों में शाखा A4, करा दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। A2 कहां है? दोनों वर्ष में अगर निकालें 10 कैरी 1, 7 से 13 और 1 14। अब दूसरा A4 वाले में दोनों वर्ष देखते हैं कितना है, 95 और 0, 9 8 17 1 18, 7:9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी वाला आपका सवाल है, क्या आपसे बोल रहा है? कह रहा है यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है, ए और बी टू सेट्स आर सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज 20 एंड number of elements in B is 18, the number of element in both A and B is 10, find A union B। तो A union B का फॉर्मूला होता है आपका NA प्लस NB सीधा माइनस A इंटरसेक्शन A कितना है? 20 प्लस 18 माइनस 10 कितना आ गया आपका? 28। कौन सा ऑप्शन होंगे ये? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 80 men can do a work in 14 days, the amount of work done by 5 men and 12। अब परसेंटेज में पूछ रहा, तो टोटल काम पहले निकालेंगे, बाकी लोगों ने कितना काम किया वो निकालेंगे, और फिर परसेंटेज ऑफ वर्क निकालेंगे। तो कितना टोटल काम हुआ, कितना है? टोटल काम से डिवाइड देना होगा ना। टोटल काम है कितना? 48 लोगों के द्वारा 14 दिनों में किया गया काम, और 5 लोगों के द्वारा 12 दिनों में किया गया काम। अब यहां से 12 चौक 48, 4 से 25, 125 बटे 14। अगर इसको 14 सत्ते 72 से 14 8 8 पॉइंट समथिंग किसी में है। हाँ, एक ही ऑप्शन है, हो गया हमारा आंसर। आते हैं अगले सवाल की तरफ। करा 25 स्टूडेंट डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन टेबल टेनिस। एक स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस के एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मान लो कि कितनी टीमें हैं, 25 लोग हैं और एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी टेबल टेनिस खेलने आएगा तो 2 खेलने आएगा। तो मान लो ये जीत रहा तो ये बाहर होते जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा वो भी बाहर, ये जीतता जा रहा है, ये बाहर होते जा रहा है। तो ऐसा कितनी बार होगा? क्योंकि जब एक गेम में 2 खेल रहे तो 24वां लड़का जब आएगा खेलने, 24वीं बार खेल रहा होगा, और जैसे ही ये जीतेगा वो बाहर हो जाएगा, तो 25वें गेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी में फैसला हो जाना है। तो कितने गेम खेलने पड़ेंगे? 24 गेम खेलने पड़ेंगे। तो होप कि आपको सवाल जो भी मैंने कराया वो समझ में आया होगा। अगर और आपकी कोई क्वेरी है ऐसी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।